Hello everyone, this is Shondipon here again. Welcome to this channel. Today we will be discussing about the topic, when will you get to see the real power of compounding in mutual funds? कब आप लोग देखने वाले हैं जो असली पावर क्या होता है म्यूचुअल फंड का, ये कब देखने वाले हैं? इसका टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा आज। तो इससे पहले जिन लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में ही नहीं पता है, उसको एकदम सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर एक है, एक को अगर दो बना दिए तो एक का होगा दो, अब दो का होगा चार, चार का होगा आठ, मतलब इसको आप इंटू टू करते जाइए। क्या हो सकता है अब समझिए। अगर ऐसे करके हम लोग पकड़े ना, और पहले 2 साल है वो 2 है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 4, आफ्टर दैट इट बिकम्स 8। अब 8 जो है 8 into 2 16, तो ऐसे x को मतलब इंटू 2 करते जाइए। इससे आपको जो है वो भी कंपाउंडिंग वो हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग कंपाउंडिंग को आप समझ भी पाएंगे कि कैसे ये बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग इंटू 2 करके कर रहे हैं कि वो डबल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो थियोरेटिकली है, ठीक है, बट थियोरेटिकल को हम लोग छोड़ के जो जनरल जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न सब लोग कहते हैं कि जो लोग भी बनाते हैं वीडियोस को, कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न आते हैं 12% to 15% के बीच में। अब ये सच है या झूठ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप लोग अपने जो म्यूचुअल फंड अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों का होगा जो म्यूचुअल फंड के माइनस में होगा, बहुत कम लोग ही होंगे जिसका माइनस में होगा, मतलब कि नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न बहुत कम लोगों को ये होगा। बहुत लोगों का है जिसका 40% रिटर्न है, जिसका 50% रिटर्न है, 36% रिटर्न है, ऐसे वाले रिटर्न है, मतलब 36% ऑफ द टोटल वेल्थ। अगर हम लोग XIRR हम लोग कहेंगे तो उसमें भी आप लोग देखेंगे किसी का शायद 25% XIRR है, किसी का आपको देख रहे हैं कि 30% XIRR है। XIRR और CAGR जो है ना, ये दोनों डिफरेंट है, अलग है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अलग सा पूरा वीडियो में बनाऊँ, वो मैं अलग सा पूरा बनाऊंगा, इफ़ यू रियली वांट दैट थिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा पेन एंड पेपर को भी लेके थोड़ा बैठना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये पेन एंड पेपर को नहीं लेके बैठा, इसीलिए। चलिए, तो अब 12 to 15 तब कैसे हो रहा है? आप लोग तो निवेश किए हैं, तो यहाँ पे आपको 26% XIRR जो है उसकी आप लगी है, क्योंकि SIP आप कर रहे हैं, ठीक है। तो SIP करते 26% आ रहा है, किसी का 30% आ रहा है। वाई इतना क्यों? रीज़न ये है कि स्मॉल कैप का अभी एक थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग रिटर्न आ गया है, मिड कैप का आउटस्टैंडिंग रिटर्न आ गया है। तो ये दोनों जगह इतना आउटस्टैंडिंग हुआ है, और आप लोगों में से जो भी है, मे बी यू पीपल विल हैव 1 or 2 स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इसमें 1 या 2 ही आपके पास हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग स्मॉल कैप मिड कैप में आप लोग निवेश कर लें। तो इस कारण के लिए वहाँ पे जो इतना भरा चढ़ा है ना, इतने सारे स्टॉक्स, मतलब बम फूटने की तरह हुआ है, दे हैव बस्ट आउट। इस कारण के लिए है ये जो है आपका रिटर्न ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 12-15 तक ही आ जाएगा। देखिए, एक तो चीज़ आप लोग हर वक्त उसमें जो एक म्यूचुअल फंड सही है, वहाँ पे आप लोग सुनते हैं कि ये इट इज़ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो मार्केट रिस्क रहेगा, ऐसा नहीं है जो अभी 30% दिख रहा है वो शायद 10% भी आ जाए, या वो शायद 18% भी आ सकता है, या मैं जैसे कह रहा हूँ कि 12 to 15 जो हम लोग हिस्टोरिकल रिटर्न दे रहे हैं उस पर भी आ सकता है। तो ये मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि 12 to 18 इसके बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी सेम है। आप किए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में, आपके पत्नी ने शायद कुछ म्यूचुअल फंड्स में किए हैं, आपका अलग आ सकता है, आपके पत्नी का अलग आ सकता है, अपने पत्नी का शायद ज़्यादा आ सकता है। आप सोचेंगे नहीं मैं क्या भूल कर दिया, कुछ नहीं किया है, इट्स ओके, इट इज़ ओके टू हैव 1% लेस, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको छोड़ के हम लोग देखते हैं और क्या है। एक चीज़ हम लोग को ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे चलता है, और म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड है ना, वहाँ पे जो कंपाउंडिंग वो कैसे चलता है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप SIP करेंगे ना, हर महीने में आप एक ही स्टॉक को उसको खरीदते रहते हैं, लेट्स से, तो वहाँ पे एक जो चीज़ है रिटर्न, जो आप लोग कभी भी देखेंगे कि ऐसे करके क्या स्मूथ कर्व होता है, नो, द कर्व ऑफ द स्टॉक मार्केट इज नेवर अ स्मूथ वन। ऐसे ऊपर आते हैं, नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, उसके बाद पर ट्रैजेक्टरी जो है वो ऊपर ही रहता है। अब कुछ जो खराब कंपनी होता है उसका ट्रैजेक्टरी ऐसे नीचे होता है, उसके बाद ऐसे चांद बनाते हैं वो, हाँ,
फिर से उसके बाद फिर से और एक चंद बनाता है, तो डिफरेंट होता है। और इस कारण के लिए आपके पास क्या स्टॉक है उसके अनुसार आपका रिटर्न मिलेगा। शायद आपका जीरो भी हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है, और आपका बम फोड़ने की तरह भी हो सकता है। बट इफ मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या है कि रिटर्न्स किसका ज़्यादा बनता है। अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू आर हैविंग फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स मतलब जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्सेस में जो है, इंडिसेस में जो है अच्छे जो होते हैं, जो स्टॉक्स हम लोग कहते हैं, हाँ, या हम लोग अगर मार्केट कैप के अनुसार भी अगर हम लोग टॉप 50 ही ले लें, टॉप 50 जो है उनमें से ही अगर आप कुछ स्टॉक्स सब लोग पिक कर लिए, एंड इफ़ यू आर कीपिंग दैट फॉर 30 ईयर्स, ठीक है, या 20 साल 10 साल हम लोग कह रहे हैं, अभी तो 10 साल 20 साल 30 साल में बहुत कुछ चेंज होता है, तो उसमें रिटर्न अलग अलग आ सकता है। क्योंकि क्या होता है, एक स्टॉक 1 ईयर में 200% रैली दे दिया, उसके बाद 3 साल कुछ नहीं चला, फिर उसके बाद 50% रैली दिया, आफ्टर दैट वो शायद उसके बाद नेगेटिव रिटर्न दिए 2-3 साल, तो इसका मतलब 2-3 साल में रिटर्न ही नहीं दिए, रिटर्न नेगेटिव में आया। आफ्टर दैट मे बी इट हैड अगेन गॉन अप बाय 700%। मैं एक कह रहा हूँ, इट्स अ हाइपोथेटिकल वन, ऐसा नहीं है कि वैसा होगा, पर हाँ 100% रिटर्न आते हैं और बड़े बड़े स्टॉक्स का आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम्पल दे दूँ, रिसेंटली ITC का आया है, SBI का आया है, टाइटन का हुआ है। सो जो निफ्टी 50 में है, आपको मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बारे में कह रहा हूँ जिसका 100% रिटर्न आया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, तो इसको आप जान के रखिए। और 1 और 2 ईयर्स में भी हुआ है, जैसे कि ITC का 1 साल में ही बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। सो एक बहुत ही फंडामेंटली बेसिक स्टॉक जो है वो भी इतने बढ़ता है, तो स्टॉक्स में जो रिटर्न है वो डेफिनेटली बेटर देन म्यूचुअल फंड होता है, बट इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क, आपको शायद उतना एक्सपर्टीज नहीं है, टाइम नहीं है, तो इतना झंझट क्यों। इस कारण के लिए म्यूचुअल फंड हम लोग जनरली देखते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप मिड कैप का होता है ना, जो वो इतना रिसर्च करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स लगाते हैं जो हम लोगों के बस में नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक का काम होता है, तो वो हम लोग छोड़ते हैं। पर असली बात जो है कि आपका जो ये अगर SIP को चालू करने के लिए कहते हैं, SIP चालू कीजिए, SIP को बढ़ाइए, तो स्टेप अप SIP, उसका असली रिटर्न कब आपको दिखेगा, मैं कह रहा हूँ वो आपको दिखेगा 21st to 30th ईयर, 30 साल का अगर आपका म्यूचुअल फंड हो। अब यहाँ पे मैं फिर से एक एजम्पशन ले लिया कि 30 ईयर्स, बहुत लोग कहेंगे नहीं मैं 30 ईयर्स तो नहीं करना चाहता, तो अगर 30 ईयर्स अगर नहीं करना चाहते देन यू शुड इंक्रीज योर अमाउंट। अगर आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया ना, तो वहाँ पे भी हो सकता है। अब देखिए, एक चीज़ आपको ये ठानना है, जो लोग कहते हैं ना कि हाउ टू बी अ करोड़पति, 1 करोड़ कैसे बनाना है, ये सब जो चीज़ है ना, देखिए पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, 1 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आज के मिडिल क्लास जो है और उसका एस्पिरेशन जो है, हम लोगों के लिए 1 करोड़ में क्या होगा, आप सोचिए और देखिए। फिक्स्ड डिपॉजिट का कोई भी कैलकुलेटर बैठा लीजिए, 6% पर एनम, आपको 49,000 पर मंथ आपको मिलेगा अगर आपका 1 करोड़ का FD हुआ तो। सो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर समवन, बट उसमें से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1 करोड़ से 30 ईयर्स, जो 30 साल बाद उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। आपको डिप्रिसिएशन भी देखना है ना, डिप्रिसिएशन मतलब कि मनी का डिप्रिसिएशन होगा, बट इन्फ्लेशन हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन को बहुत लोग पकड़ते नहीं है, इसलिए 1 करोड़ उस टाइम पे काम नहीं करेगा। उस टाइम पे शायद 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये जो अमाउंट है ना, मतलब 1 करोड़ इज़ नथिंग, 3 करोड़ इज ओके, 4 करोड़, 3 करोड़ से ना अबाउट, इसके ऊपर अगर होगा तो आप कैलकुलेटर बैठाइएगा, 5,000 हो, 7,000 हो, जो भी है, कैलकुलेटर फिनेंशियल कैलकुलेटर बनता है और ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। देखिएगा 20 ईयर्स के बाद जब आप 21, 22 ऐसे करके देखेंगे वो कैसे बढ़ता है, उसका वृद्धि कैसे ज़्यादा होते हैं। ये होता है जो मैजिक जो है ना, मैजिक उस टाइम पे दिखेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट 20 ईयर्स है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं, आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। और ये सिर्फ आपको मैं म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, ये सीक्रेट भी जान लीजिए। आप अगर EPFO में हैं, इफ़ यू आर एनरोल्ड इन EPFO, आपका PF है प्रोविडेंट फंड, उसमें भी 21st ईयर टू 30th ईयर उसमें आपके सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो भी है ये सभी कंपाउंडिंग हो रहा है एक रेट से। वहाँ पे 8.1 है इंटरेस्ट रेट, तो 8.1% रेट से ही वो इंक्रीज होगा।
बट दैट ऑल्सो दैट कंपाउंडिंग, वो भी कंपाउंड हो रहा है ना, तो वो भी आपको कंपाउंडिंग उस टाइम पे बहुत अच्छे से दिखेगा कि हाँ ईयर ऑन ईयर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस टाइम पे। जैसे कि आपका सैलरी भी बढ़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, वो अलग सा बात है, बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं उसको फिक्स्ड भी रख दूँ देन ऑल्सो यू विल सी दैट मैजिक इन दैट ईयर। सेम गोज फॉर एनपीएस। जिसके पास एनपीएस है, बहुत लोग कहते हैं कि एनपीएस इज नॉट गिविंग यू गुड रिटर्न्स। मैं आपको कहता हूँ एनपीएस का के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो एनपीएस के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं रख पा रहे बिकॉज दे आर ओनली लुकिंग एट द मार्केट। देखिए मार्केट का एक रिस्क रहता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। वैसे ही कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कोई भी जो आपका बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट भी जो है उसमें भी रिस्क रहता है, बट जो ये हाइब्रिड होता है, क्योंकि आपका जितना एज बढ़ेगा इक्विटी का पोर्शन नीचे जाएगा और आपका जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली एक बैलेंस हो जाता है। इक्विटी अगर थोड़ा ऊपर जाए तो आपको वहाँ पे भी लाभ, बॉन्ड में अगर ऊपर जाए तब इक्विटी नीचे जाएगा, देन उसमें भी आपका लाभ होगा। तो ये बैलेंस हो जाता है, और इसलिए एनपीएस में भी जो आपका रिटर्न भी है वो म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता है, बट क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्टिंग द कैपिटल। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है वो आपके ऊपर होता है, वहाँ पे सरकार कुछ ऐसा कुछ आपके ऊपर, मतलब वो सरकार नहीं चला रहा है, वो एक एएमसी हाउस है उसको चला रहा है, और इस कारण के लिए उसका जो कंपाउंडिंग है, दोनों का ही कंपाउंडिंग ऐसे ही सेम तरीके से ही हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, बट रेट्स जो है वो अलग अलग होता है और ये वैरी करता है। तो म्यूचुअल फंड्स का आप देखेंगे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं आपको कहूँगा, आशा करूँगा कि आप लोग समझे हैं कि किस टाइम फ्रेम में आपका सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है। और अभी जो है, अगर मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल देके इस वीडियो का अंत करूँगा। मेरे बहुत सारे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो मैं एक CISF सर से मिले, आई एम नॉट नेमिंग दैट पर्सन। उनको मैं पूछा कि आप कितने साल से काम करें। उन्होंने कहा कि मेरा 10 साल हो गया। देन आई आस्क्ड दैट आपका एनपीएस है? वो कहा यस मेरे पास एनपीएस है। तो मैं पूछा कि आपका एनपीएस में कितना कॉर्पस जमा हुआ। देन ही वॉज वेरी फ्रैंक विथ मी एंड ही शोड मी दैट कि उसका 10 लाख रुपए जमा हुआ है, किसी का हुआ है 12 लाख, उनको वो भी कहा। और उन लोगों का 3 जो है दैट फंड, जो ये फंड है ना, तो ये 3 एसेट मैनेजमेंट जो है, मतलब मैं पेंशन फंड होता है, तो ये 3 पेंशन फंड इसको मैनेज कर रहा है। SBI का है, LIC का है, UTI है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के ये इसको मैनेज कर रहे हैं, और उसका 10 लाख, मतलब कि आप सोचिए कि 10 साल में 10 लाख। अब एक जो व्यक्ति है, इसको पता नहीं है, मुझको भी पता है, उसको वो कह रहे कि बहुत ख़राब है स्कीम। मैं कह रहा था उनको कि देखिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, अगर किसी का 15 साल का अगर नौकरी है, फॉर मेनी पीपल इट्स 15 ईयर्स, CISF का नहीं है, बट फॉर डिफेंस पर्सनल 15 ईयर्स तक करते हैं, उसके बाद दे टेक अ रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। सो फॉर देम दिस NPS इज नॉट गुड। बट जो 30 साल के लिए अगर करेंगे ना कोई, तो वो जो 21st ईयर टू 30th ईयर उस टाइम पे बढ़ेगा। और ये थियोरिटिकली नहीं, देखिए किसी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कम बढ़ेगा, पर ये अगर 30 ईयर्स तक उसको होल्ड करके रखेंगे ना, उसके बाद उसका लाभ उठाएंगे, नो प्रॉब्लम। उस टाइम पे आप देखेंगे कॉर्पस बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी कैलकुलेटर बैठा के आप देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए इस चीज़ को कि वो होता है या नहीं। और अभी अगर सबसे अच्छा है फिनेंशियल कैलकुलेटर, एक ऐप है, उसको यूज़ कीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसको यूज़ करके आप देखिए, ठीक है। हाँ थियोरिटिकल है, वैसे जैसे वहाँ पे दिखागा वैसे नहीं बढ़ेगा, एक रफ इधर उधर तो होता ही है क्योंकि मार्केट रिस्क है, ठीक है। बट ट्रैजेक्टरी ऑलवेज इट विल बी अप, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में ग्रोथ होगा, और आप अगर इसके हिस्से में होंगे तो उस ग्रोथ को भी आप एंजॉय करेंगे। तो इसी को कह के मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो का समाप्त करूँगा। आशा करूँगा कि आपके हेल्थ को अच्छा रखेंगे, और इतना तक अगर आप लोग देखे हैं देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इसमें हम लोगों को भी मोटिवेशन आते हैं। एंड शेयर कीजिए वीडियो को, अगर बहुत लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में इस चीज़ को इसके ऊपर अगर चाहते कि मैं चार्ट्स दिखाऊं, नंबर्स दिखाऊं, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई कैन डू दैट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाय बाय।